तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एसी फंडामेंटल के पार्ट 9 के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि एसी सीरीज सर्किट क्या होता है। तो एसी सीरीज सर्किट मतलब एसी में अगर सीरीज में कई प्रकार के लोड लगे हों उसे एसी सीरीज सर्किट कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे आर एल सीरीज सर्किट है। आर मतलब रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड, ये दो प्रकार के लोड लगे हैं, उसको हम कहेंगे एसी सीरीज सर्किट में आरएल सीरीज सर्किट। ठीक है, उसी प्रकार से आरसी सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टिव और कैपेसिटिव लोड लगा है। ठीक है, फिर तीसरा है एलसी सीरीज सर्किट है, फिर आरएलसी सीरीज सर्किट है, फिर एक है रेजोनेंट सर्किट है। ठीक है, इन पांचों को हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं इस वाले पार्ट में हम आरएल सीरीज सर्किट को फुल एनालिसिस करेंगे, इसलिए ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आर और एल दोनों प्रकार के सीरीज में लोड जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये बेसिकली ये इसी प्रकार के लोड आपको घरेलू लोड मिल जाएंगे, कोई भी प्योर लोड नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए आर और एल दो प्रकार के लोड जुड़े हुए हैं। तो सीरीज सर्किट में हमने देखा है कि प्रत्येक लोड में अलग अलग वोल्टेज होगा। जैसे इस लोड में अपना एक खुद का वोल्टेज होगा जिसको वी आर मानते हैं, और इसमें अपना खुद का वोल्टेज होगा जिसको हम वी एल मानते हैं, और करंट समान होगा जिसको हम आई सिर्फ मानते हैं। इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है, और वी का मान वी एम साइन ओमेगा टी होगा ही। तो यहाँ पे देख लीजिए वी का मान क्या होगा, टोटल तब हो जाएगा वी का मान वी आर प्लस बी एल, ये केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार आप वो हो जाएगा बी आर प्लस बी एल। और यहाँ पे अगर देखा जाए वी आर इक्वल टू आई आर, यानी कि अगर वी आर की मान देखा जाए तो आई आर हो जाएगा। इसमें रेजिस्टेंस है एक्टिव में, इस लोड में आर वाले में, और इसमें अगर इंडक्टिव लोड में एक्सेल होता है जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फेजर डायग्राम। जो इसका फेजर डायग्राम है, हमने पहले जो पिछले के पार्ट में हमने देखा था शुद्ध रेजिस्टेंस में जोड़े थे, तो एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस के थ्रू हमने क्या देखा था कि करंट और वोल्टेज के जो फेजर डायग्राम है एक दूसरे के फेज में होंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का कोण 0 होगा। जबकि वही अगर शुद्ध इंडक्टेंस में देखा जाए तो उसमें 90 डिग्री लैग करेगा करंट, जो कि यहाँ पे हम कराते हुए दिखाए हैं। यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे के फेज में करंट और वोल्टेज, जबकि यहाँ पर आपको वोल्टेज जो इंडक्टिव वोल्टेज है, वो इंडक्टर के थ्रू जो वोल्टेज है उसको हम 90 डिग्री लीड कराए हैं करंट से। अब करंट समान है इसलिए हम आई को रेफरेंस माने हैं। करंट दोनों लोड में समान रूप से फ्लो कर रहा है, इसमें कोई वैल्यू अलग अलग नहीं है। जबकि वोल्टेज अलग अलग है प्रत्येक लोड के थ्रू, इंडक्टिव लोड के थ्रू और रेजिस्टिव लोड के थ्रू, इसलिए हम वोल्टेज को अलग अलग यहाँ पे वेरी कर रहे हैं और करंट को रेफरेंस माने हैं। अब आप देखिए कि VL 90 डिग्री लीड किया है, जबकि VR इस करंट के फेज में है। तो इन दोनों का परिणामी अगर देखा जाए तो ये इसका एक समांतर रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे आएगा, और ये VR से एक रेखा खींचेंगे और इन दोनों रेखा को जहाँ मिलेगा, जहाँ पॉइंट मिलेगा वही हमारा परिणामी होगा, और उस परिणामी का नाम मान होगा हमारा टोटल V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो ये होगा परिणामी मान। अब चूंकि अब VL के जस्ट समांतर ये वाला रेखा है, तो इसको भी हम VL बराबर आई एक्सएल मान सकते हैं। ठीक है, और इसको भी हम मान सकते हैं, लेकिन इसका कोई हमें काम है नहीं, हमें इस ट्रायंगल का काम है, इस वाले ट्रायंगल का हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, हमें इस ट्रायंगल को स्टडी करेंगे। अब इसी ट्रायंगल के थ्रू हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अब वेक्टर में मैंने इसको लगाया है पूरा, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसका भी वेक्टर हटाएंगे, यहाँ पे अंडर रूट लगा के लिख सकते हैं इसको, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर अंडर रूट में पूरा लिखा है। फिर आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, पूरा कैलकुलेट करेंगे
तो आपको आई कॉमन यहाँ पे मिल जाएगा। आई को बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, तो आई स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो आई हो जाएगा। फिर भी अपन आई होगा, यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे यहाँ से, तो भी अपन आई होगा। फिर यहाँ पे हमें मिलेगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, पूरे का मतलब भी अपन आई का मतलब होता है जेड, जिसे हम कहते हैं जेड मतलब होता है इम्पिडेंस, यानी कि जेड अब हमें इम्पिडेंस पूरा मिल गया है। तो यहाँ पे इम्पिडेंस इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यानी कि सीरीज सर्किट के केस में हमारा टोटल इम्पिडेंस मिलेगा, ना कि रेजिस्टेंस, ना कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, हमारा टोटल इम्पिडेंस मिलेगा। और इम्पिडेंस एक प्रकार का विरोधा ही है, रेजिस्टेंस के समान ही है, लेकिन दोनों का एक योग है जिसको हम कहते हैं इम्पिडेंस। और इम्पिडेंस टोटल हमारा क्या मिलेगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब आप उसे अलग अलग फॉर्म में लिख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पे z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ऐसे है। इसको अलग फॉर्म में भी आपको एग्जाम में दे सकता है, जिससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सएल का मान चूंकि होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा एल भी लिख सकता है, आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। और अगर ओमेगा का मान होता है 2πf, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है। और इसमें पावर फैक्टर जो सीरीज आर एल सी सीरीज सॉरी एल आर एल सीरीज सर्किट है, इसमें आपको मिलेगा cos फाई लैगिंग। अब यहाँ पे हम वही बनाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें अब इसका मान भी हमें मिल गया है, जो z बराबर होता है भी अपन आई, तो इसी को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए हैं, यानी कि v बराबर आई जेड मिल गया। यहाँ पे अब पहले से मुझे पता ही था कि वी एल इक्वल टू आई एक्सएल है, अब वी आर इक्वल टू आई आर है, जो कि पहले स्लाइड में हम समझ चुके हैं। अब ये जो है हमारा मान, इसमें आपको मिलेगा, इसको अगर अगर हमें इम्पिडेंस ट्रायंगल देखा जाए, तो इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाना है, तो इसमें जेड ये वाला मान जेड हो जाएगा, ये वाला मान एक्सएल हो जाएगा, ये वाला मान और ये वाला मान आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इम्पिडेंस ट्रायंगल को स्टडी करेंगे, तो हम इम्पिडेंस ट्रायंगल के हिसाब से अगर कास्ट फाई देखें, तो कास्ट फाई का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि ये आधार मिल गया आपको, ये लंब है और ये कर्ण है, तो हमें कास्ट फाई का मान होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आर बट्टे जेड। कास्ट फाई का मान होता है आर बट्टे जेड। अगर आपको आर पता है और जेड पता है, रेजिस्टेंस पता है और इम्पिडेंस पता है, तो आप कास्ट फाई आराम से निकाल सकते हैं। और सर्किट आपको पता ही है कि कॉस्ट पावर फैक्टर इसमें लैगिंग होगा, क्योंकि इंडक्टिव लोड है इसमें जुड़ा हुआ। अभी इस वाले स्लाइड में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको मैंने क्या किया है कि z बराबर आपको पता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर यहाँ पे लिखे हैं, तो इसी को हम वेक्टर फॉर्म में r प्लस जे एक्सएल लिख सकते हैं। फिर z बराबर r प्लस जे ओमेगा एल लिख सकते हैं, एक्सएल का मान है। और z बराबर r प्लस जे 2πfl भी लिख सकते हैं। अब जो पिछला मैंने ट्राइंगल समझाया था इम्पिडेंस ट्राइंगल, इसी को यहाँ पे मैंने लिखा है, और यहाँ पे लिखा भी है मैंने, जो पहले मैं आपको बता भी दे चुका हूँ कि दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड इम्पिडेंस ट्राइंगल, एंगल नहीं ट्राइंगल यहाँ पर रहेगा। और इसमें पावर फैक्टर आर अपन जेड होगा, क्योंकि आधार बट्टे कर्ण होता है इसमें। यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर cos फाइव बराबर आर अपन जेड होगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको ध्यान देने की बात है, इंडक्टिव रिएक्टेंस टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये पॉजिटिव लिया जाता है कि इसमें आर एल सीरीज सर्किट के केस में पॉजिटिव ये लिया जाता है। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचे, एक्सिस देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक्सिस दिखाया गया है, आर एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर है इस साइड है, तो इस साइड हमें पॉजिटिव मिलता है। अगर वही वही ये वाला एक्सल नीचे बनता, तो हम उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस टेकन एज नेगेटिव लिया जा सकता था, लेकिन हमें यहाँ पे ऊपर बना है, इसलिए हम इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस टेकन एज पॉजिटिव लेंगे। आगे बहुत सारे आएंगे जिसको हम मिरर इमेज के द्वारा हम समझाएंगे, तो उसमें आपको नेगेटिव भी आएगा, तो आगे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही जो मिरर इमेज वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, मिरर इमेज, एक मिरर लगाएंगे तो उसका जो हमारा जो इमेज बनेगा, मिरर इमेज, वो यहाँ पे उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा मतलब इसके नीचे बनेगा। तो ये जो हमारा एक्सिस खींचेंगे, तो ये ऊपर जो एक्सिस में बन रहा था, एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, यानी कि माइनस वाले कैटेगरी में बने, माइनस वाले सेक्शन में बनेगा। यानी कि इस समय हम एडमिटेंस ट्राइंगल, इस समय जो हमारा होगा इम्पिडेंस, वो 1 जे एक्सएल होगा, और इसको हम कहते हैं बी एल, यानी कि माइनस जे बी एल होगा, यानी कि ये नेगेटिव में तो माइनस लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये वाला जो है ना हमारा
ट्राइंगल, इसको हम कहते हैं एडमिटेंस ट्राइंगल। और एडमिटेंस ट्राइंगल में हम जो इंडक्टिव ससेप्टेंस, बीएल को क्या कहते हैं हम, ये तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है जे एक्सएल, और बीएल क्या है, इंडक्टिव ससेप्टेंस है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है कि इंडक्टिव ससेप्टेंस टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि नीचे बनाया तो नेगेटिव होगा। और इसी को हम, इस ट्राइंगल को अगर एनालिसिस करें तो यानी ये नीचे बनाए तो यहाँ पे 1/r हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और 1/r का मतलब होता है जी। जी क्या है, कंडक्टेंस है। 1/r को मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, और 1/z यानी कि इम्पिडेंस का उल्टा एडमिटेंस होता है। ठीक है, ये एडमिटेंस, यानी कि y बराबर एडमिटेंस, g बराबर कंडक्टेंस, और माइनस JBL का मतलब होता है इंडक्टिव ससेप्टेंस। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है। और यहाँ पे अब पॉइंट से पहले मैं ये समझ लेते हैं कॉस फाई क्या होता है। पावर फैक्टर इस कंडीशन में क्या होता है, आपको पता है कि आधार बटे करल होता है, तो जी अपन वाई इसका कॉस फाई होगा। यानी क्या होगा, अगर आपको कंडक्टेंस पता है और आपको एडमिटेंस पता है तो आसानी से आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि पावर फैक्टर इज रेशियो ऑफ कंडक्टेंस टू द एडमिटेंस, जो कि मैंने आपको पहले बताया। फिर पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इम्पिडेंस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने जो लिखा है वही है, इंडक्टिव ससेप्टेंस टेकन एज नेगेटिव, बस। अब यहाँ पे मैंने एडमिटेंस ट्राइंगल को लिया है, और एडमिटेंस ट्राइंगल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एडमिटेंस बराबर होगा अंडर रूट जी² + 1/XL का होल स्क्वायर, ऐसे निकल जाएगा आराम से, क्योंकि इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वही मान आएगा। लेकिन अब आगे देखते हैं कि पावर ट्राइंगल क्या होता है। तो पावर ट्राइंगल में आपको पता है कि ये लीडिंग हो रहा है, मतलब फाई फाई एंगल से वोल्टेज लीड कर रहा है इस मामले में। यानी कि ये इंडक्टिव, एक प्रकार से इंडक्टिव सर्किट है, तो इसमें फाई एंगल से लैग कर रहा है करंट, और वोल्टेज फाई एंगल से लीड कर रहा है। तो इसमें अब अगर आप यहाँ से एक लंब डालेंगे, यहाँ से एक लंब डालेंगे, यहाँ पे मैंने डाला है लंब, यहाँ पे लंब डालेंगे तो एक और मुझे एक ट्राइंगल मिलेगा। ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के हिसाब से हम आगे देखेंगे कि क्या क्या हमें मिलता है। तो यहाँ पे अगर लंब डालेंगे तो हमें मिलता है, यहाँ पे ये वाला जो भाग है इसको कहेंगे हम आधार, ये कहेंगे लंब, क्योंकि लंबा डाले हैं, और ये वाला कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला आधार वाला हमें मिलेगा I cos फाई, और ये लंब वाला मिलेगा I sin फाई। ठीक है, लंब डालें क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कोण पर। तो I cos फाई क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है I cos फाई एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, यानी कि करंट का ये एक्टिव कंपोनेंट है, मतलब ये जो करंट है ये रेजिस्टेंस लोड के कारण है। और ये वाला लंबा वाला है जो आई साइन फाई, ये रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट या और वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, ये जो करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट है, जो कि वाटलेस कंपोनेंट भी कह सकते हैं। और ये आई साइन फाई कहाँ से आया, ये हमारा इंडक्टिव लोड के कारण आया है। और अगर आप देखेंगे कि आई कॉस फाई कंपोनेंट है, ये अप्लाइड वोल्टेज के फेज में है, जबकि आई साइन फाई का कंपोनेंट वोल्टेज, ये कंपोनेंट ये उसके फेज में है, फेज में नहीं है, ये है हमारा उससे 5 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे तो ये पावर ट्राइंगल हो गया, जो पिछले मैंने समझाया था वो पावर ट्राइंगल है। तो उस पावर ट्राइंगल को अगर लेंगे तो इसमें आधार में आई कॉस फाई है, इसमें भी तीनों में अगर भी से गुणा कर देंगे तो हमारे भी आधार में मिलेगा क्या, भी आई कॉस फाई, और लंब में भी मिलेगा मुझे भी आई साइन फाई, और कर्ण में भी आई मिलेगा। तो भी आई कॉस फाई हमारा हो गया पावर, जो रेजिस्टेंस लोड के कारण उत्पन्न हुआ है, ये हमारा एक्टिव पावर हो गया। और एक्टिव पावर का यूनिट होता है, यूनिट के डब्ल्यू या डब्ल्यू या के डब्ल्यू या मेगावाट, यानी कि किलोवाट, वाट या मेगावाट। ठीक है, और ये भी आई साइन फाई है, जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव लोड के कारण उत्पन्न हुआ है, ये भी आई साइन फाई है। तो इसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है रिएक्टिव पावर, जबकि इसको एक्टिव पावर को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, जिसको जो होता है इंडक्टिव सॉरी रेजिस्टेंस लोड के कारण। तो क्यू का, क्यू मतलब रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर जो कि होता है वाटलेस पावर, ये इसको अगर हम किस यूनिट से प्रदर्शित करते हैं तो इसको VAR, KVAR, MVAR में प्रदर्शित करते हैं। और VI को हम कहते हैं अपरेंट पावर, अपरेंट पावर को हम S से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लिखा है कि S से प्रदर्शित करें, S बराबर VI, P बराबर VI cos फाई, Q बराबर VI sin फाई, इसका होता है यूनिट वाट, Q बराबर KVAR, MVAR या VAR, S अपरेंट पावर होता है, अपरेंट पावर VA, AVA या MVA। ठीक है,
अब अगर हम इसको हम इसका मान रखेंगे, यानी कि वी आई कॉस पाई मतलब पी हो गया, तो यहाँ पे पी रख दिए, यहाँ पे अपरेंट पावर है करंट है तो यस रख दिए, यहाँ पे ये रिएक्टिव पावर है तो क्यू रख दिए। अब इस हिसाब से इस ट्रायंगल को देख के अगर हम पावर फैक्टर निकालना चाहें तो आसानी से निकलेगा। आपको पता है आधार बटे करंट होता है, तो पी अपान एस होगा, यानी कि अगर आपके पास रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर है, यानी कि रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर जिसको हम ट्रू पावर भी कहते हैं, यदि आपके पास ट्रू पावर यानी कि एक्टिव पावर और अपरेंट पावर है तो आप आसानी से पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। और अब इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें यस का मान होगा पी एस इक्वल टू पी माइनस जे क्यू। इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा अंडर रूट में। फिर अंडर रूट में कैसे होगा, तो ये इसको एस हटाएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हूँ मैं कि एस बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब आरएल सर्किट में पावर की बिहेवियर क्या है वो हम देखते हैं। तो आरएल सर्किट में आप पावर के बिहेवियर देख सकते हैं कि इसमें ग्राफिकल अप्रोच दिखाया गया है। यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया है जिसमें आर रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड दिखाया गया है और करंट आई फ्लो हो रहा है। तो ये इसके हिसाब से हमने पहले भी समझा है कि करंट 5 डिग्री लैग करेगा वोल्टेज से, तो यहाँ पर लैग करते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पे इसका समीकरण लिखा गया भी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5, क्योंकि 5 डिग्री माइनस है तो 5 डिग्री लैग कर रहा है। इस हिसाब से हम अपना एक ग्राफिकल अप्रोच दिखाए हैं। यहाँ पे देखिए 5 डिग्री लैग किया गया है, 5 डिग्री यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 डिग्री ये आगे चल रहा है जबकि ये करंट 5 डिग्री लैग पीछे चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है वो आधे चक्कर में पूरा हो जाता है, मतलब उसका टाइम पीरियड दोगुना होता है सप्लाई के या वोल्टेज के टाइम पीरियड से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वोल्टेज का फेजर डायग्राम ऐसे चल रहा है और उससे 5 डिग्री लैग करते हुए करंट का फेजर डायग्राम चल रहा है। और इन्हीं ग्राफिकल अप्रोच में हम पावर का खींचेंगे तो यहाँ से जीरो से उठाएंगे और करंट वाले जीरो वाले पर स्थान पर रखेंगे। तो ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है कम है, लेकिन जब वही पॉजिटिव वाले में जाएंगे, पॉजिटिव वाले में इतना चौड़ा पावर का ग्राफ है। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि शुरू में तो एक एक पावर के एक आधे साइकिल में जो लोड होता है वो इतना सा पावर डिलीवर करेगा, लेकिन वही जब अगला आधा चक्कर स्टार्ट होगा तो उस समय बहुत ज्यादा पावर, मतलब इस वाले से इस देखिए इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो यानी कि ये वाला क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण पावर ज्यादा लेगा। यानी कि इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो पावर कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा, पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। जबकि आप प्योर अगर इंडक्टिव होता तो एवरेज पावर जो होता है, एवरेज पावर कंजप्शन जीरो होता है, लेकिन रेजिस्टिव लोड के कारण ये वाला ग्राफ बड़ा हो जाता है, इसका क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है, जबकि ये वाला क्षेत्रफल छोटा हो जाता है। यानी कि कम दे रहा है ज्यादा ले रहा है, इस हिसाब से पावर कंजप्शन बढ़ता है। उस ग्राफ से आपको ये भी क्लियर होगा कि जो इंस्टेंटेनियस पावर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 2 टाइम्स होता है इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। तो यहीं पे मैंने वो पॉइंट लिखा है कि फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज 2 टाइम्स ऑफ इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी। उसमें आप देख सकते हैं कि पावर का जो साइकिल है वो वो 2 साइकिल अगर पूरा कर रहा है तो तो अगर इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ एक साइकिल पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि बी बराबर, तो मैथमेटिकल अप्रोच में यहाँ पर मैंने दिया है बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, ये समीकरण नंबर 1। फिर आई बराबर आई एम साइन 2 ओमेगा टी माइनस 5। यहाँ पे अगर रखेंगे, यहाँ पर 2 नहीं रखेंगे अभी, अभी आगे इसको जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें मिलेगा साइन कॉस 2 ओमेगा टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे वही मान पिछले पार्ट में जो मैंने समझाया था वैसे ही अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पूरा मान आएगा बी आर एम एस कॉस 5 प्लस
फिर इन ब्रैकेट माइनस बी आर एम एस कास 2 ओमेगा टी। ये जो 2 ओमेगा टी ना, यही हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, दोगुना होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। ये इंस्टेंटेनियस पावर का मान है। इसमें कांस्टेंट वैल्यू है और सिमेट्रिकल वैल्यू दोनों है। तो अगर एवरेज पावर निकालेंगे तो एवरेज पावर में जैसा कि मैंने समझाया था, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वही एवरेज पावर होता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि दिस फंक्शन असिमेट्रिकल बट पीरियाडिक। मतलब अगर ये जो इस अगर किसी सिमेट्रिकल वैल्यू के साथ कांस्टेंट वैल्यू आए तो वह पूरा वैल्यू जो होता है असिमेट्रिकल तो होता है लेकिन पीरियाडिक होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे एवरेज पावर को भी मैंने मेंशन किया है कि सो एवरेज पावर इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यानी कि अगर एवरेज पावर निकालना है तो हमारा मान आएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। एवरेज पावर बराबर पी ए बी बराबर वी आर एम एस कॉस फाइव। अगला हेडिंग हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर। तो इसमें आप देखिए मैंने एक फिगर बनाया है। तो इसमें लोड ए सप्लाई के अक्रॉस मैंने रिएक्टिव प्लस इंडक्टिव दोनों प्रकार के कंबाइन लोड लगाया है और इसके जस्ट अक्रॉस में मैंने एक कैपेसिटर इसके समांतर में लगाया है। तो ये वाला जो लोड है ना, ये अक्सर हमारे घरों में मिलता है, सबके घरों में मिलता है। उसमें मिश्रित लोड होता है, लाइक जैसे कि रिएक्टिव के साथ साथ इंडक्टिव लोड भी मिलता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है होम लोड। जनरली मतलब सामान्यतः होम लोड इसी प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के होते हैं तो हमारा पावर फैक्टर लैगिंग होता है। ऑफ कोर्स मैंने पीछे पढ़ा है, हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। तो हम देखते हैं प्योर रेजिस्टिव के केस में हमने पढ़ा है कि वोल्टेज फेजर और करंट फेजर ये दोनों एक ही फेज में होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का जो फेज एंगल है जीरो होता है पावर फैक्टर। और इस केस में जीरो है फेज एंगल तो पावर फैक्टर यूनिटी होगा। और और अगर फेजर डायग्राम अगर यल प्योर की बात करें यानी कि इंडक्टिव प्योर इंडक्टिव की बात करें तो इसमें 90 डिग्री करंट लैग करेगा वोल्टेज से। तो यहाँ पे मिलेगा फिर यहाँ पे फेज एंगल क्या होगा 90 और पावर फैक्टर जीरो लैगिंग होगा। ठीक है। अब इन दोनों फेजर को हम जोड़ देंगे तो इस प्रकार का कुछ बनेगा हमारा, जो पहले भी समझाया हूँ ऐसे ही बनेगा। तो फेजर डायग्राम ऑफ आरएल सीरीज सर्किट। तो आरएल सीरीज सर्किट का सेम वैसे बनेगा जैसे मैंने पीछे समझाया था। तो इसका जो परिणामी होगा हमारा ये होगा वी आर प्लस बी एल बी बराबर ऐसे होगा। तो यदि आप देख रहे हैं तो इस त्रिभुज को अगर हम लेंगे तो यहाँ पे मैंने इस त्रिभुज को लिया है। तो देखिए ये वाला त्रिभुज वही है। ठीक है। ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला ट्राइंगल है मेरा, ये इसको लिया है। और ये वाला क्या है, ये लैग कर रहा है हमारा। ठीक है। वोल्टेज से करंट हमारा आई साइन फाई जिसको बोल रहे हैं। ये क्या है, ये इंडक्टिव लोड के कारण है जो कि लैग कर रहा है। और इससे हमारा परिणामी क्या निकला है, ये वाला निकला है। ठीक है। तो वही मैं लिखा हूँ कि ए बी सी बने त्रिभुज को लेने पड़ते, ये त्रिभुज को यहाँ पे ले लिया है। अब इसके समांतर हम क्या करते हैं, एक जब हमारा पावर फैक्टर पुअर होता है तो इसके समांतर में हम एक कैपेसिटर लगाते हैं। तो कैपेसिटर लगाएंगे तो कैपेसिटर का क्या मतलब है, कैपेसिटर हमारा इसके जस्ट विपरीत होता है इंडक्टर के, क्योंकि ये लीड कराता है वोल्टेज को 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे लीड कराया है। तो मान लीजिए कि हमारा इतना एक छोटा सा ग्राफ लीड कर रहा है। लीड मतलब ये जो करंट का आईसी करंट लीड कर रही है। इस लीड के कारण एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये कैंसिल कर देगा। ये वाला जो करंट है इसके इंडक्टिव करंट के को कैंसिल कर देगा। और इतना जितना ये ग्राफ है जितना छोटा, उतना ही छोटा रेखा यहाँ पे कैंसिल होगा। तो मान लीजिए ये वाला इतना ही छोटा रेखा कैंसिल हो गया तो ये वाला जो ग्राफ है यहाँ से बन गया। तो यहाँ से ये वाला जो बॉक्स बना है इसमें अगर रिजल्टेंट देखा जाएगा तो हमारा 5 होगा। यहाँ पे हमारा हमारा देख सकते हैं पहले हमारा क्या था, ट्राइंगल 5 था, हमारा एंगल 5 था। लेकिन अब ये 5 जो एंगल है छोटा हो गया है, यानी कि 5 डैश हो गया है। और ये 5 डैश होता है जितना ही छोटा हमारा कास्ट फाई में एंगल छोटा होता है उतना ही हमारा पावर फैक्टर अच्छा होता जाता है। यानी कि अगर कास्ट जीरो होगा तो हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होगा। तो हम जीरो तो नहीं कर सकते लेकिन हम एंगल को और छोटा कर सकते हैं। तो इसमें अगर समांतर में हम कैपेसिटर लगाएंगे तो उस कैपेसिटर करंट के कारण जो इंडक्टिव करंट होता है वो कैंसिल हो जाता है। जितना ये करंट उत्पन्न करता है उस कैंसिल को उसको इंडक्टिव करंट को कैंसिल कर देता है और एंगल को छोटा करता जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए छोटा कर दिया है। बाकी इसको मैंने आगे समझाया भी है कि अतः फेजर डायग्राम से स्पष्ट होता है कि यदि आरएल लोड लगा हो और यदि उसके समांतर में एक प्योर कैपेसिटर लगा दिया जाए तो
ग्राफ के अनुसार फाई का कोण का मान कम हो जाएगा, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब पावर फैक्टर में फाई का मान कम होता है तो पावर फैक्टर अच्छा होता है, और जब जब फाई का मान अधिक होता है तो पावर फैक्टर खराब होता है। कम हुए कोण को फाई डैश से ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है, आप देख सकते हैं उसमें फाई डैश से प्रदर्शित किया गया है। और कैपेसिटर के समांतर में जोड़ने से प्रेरित धारा आई डैश का मान भी कम हो जाएगा, अर्थात रेखा छोटी हो जाएगी। अतः कैपेसिटर को पावर फैक्टर को सुधारने के लिए लगाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि पावर फैक्टर अगर सुधरता है तो करंट कैसे घटता है। तो आपको सूत्र पता है कि P बराबर होता है √3 VL IL cos फाई। तो इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो IL बराबर होगा P/√3 VL cos फाई। तो इसमें आप देख सकते हैं cos फाई नीचे है, यानी कि IL की व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको हम कह सकते हैं IL इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/cos फाई। यानी कि अगर cos फाई का मान बढ़ेगा तो cos फाई मतलब पावर फैक्टर जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा IL करंट का मान घटेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे वही लिखा गया है कि जैसे ही cos फाई यूनिटी होता है वैसे ही हमारा IL सबसे कम होता है, यानी कि करंट सबसे कम होता है। लेकिन जितना ही हमारा पावर फैक्टर खराब होता है उतना ही हमारा करंट, जो लाइन करंट होती है, वो बहुत घटता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी कि cos फाई अगर सुधारेंगे तो हमारा लॉसेस कम होंगे, लॉसेस कम होंगे तो हमारा बिजली का बिल कम आएगा। ये लिखा है वही मैंने पिछले वाले में जो हमने मेंशन किया था कि पावर फैक्टर बढ़ने पर करंट का मान बढ़ता है, तो वही हमने वो इस कंडीशन में होता है जब हमारा P बराबर कांस्टेंट होता है, √3 बराबर कांस्टेंट होता है, और VL बराबर कांस्टेंट होता है। अब मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जिसको हमें याद करने की जरूरत है, ध्यान देना चाहिए। लिखा है मैंने द रेटिंग ऑफ कैपेसिटर बैंक एट पावर सिस्टम इन KVAR MVAR। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें से अगर पावर सिस्टम में अगर कैपेसिटर बैंक लगाया गया है तो उसकी रेटिंग होती है KVAR में होती है, MVAR में होती है। मतलब छोटा छोटा कैपेसिटर नहीं लगता है, बड़े बड़े कैपेसिटर लगते हैं ताकि वो पावर फैक्टर को सुधार सके। फिर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है, एक सूत्र होता है VS माइनस VR अपॉन VS इंटू 100। VS क्या है, सेंडिंग वोल्टेज, और R क्या है, VR क्या है, रिसीविंग वोल्टेज। यानी कि अगर सेंडिंग वोल्टेज से रिसीविंग वोल्टेज घटा देंगे और उससे सेंडिंग वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे और गुणा कर देंगे तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने वोल्टेज रेगुलेशन से संबंधित कुछ पॉइंट और लिखे हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान नेगेटिव होता है कैपेसिटिव के पक्ष में। यानी कि अगर कैपेसिटिव लोड है तो कैपेसिटिव लोड है तो उस केस में हमारा जो सेंडिंग वोल्टेज होता है वो उससे ज़्यादा हमारा रिसीविंग वोल्टेज हो जाता है, यानी कि रिसीविंग एंड पे हमारा वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, जिससे ये पहले से ही माइनस है, तो रिसीविंग जब इसका मान अधिक होगा तो पूरा होल वोल्टेज रेगुलेशन भी नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान नेगेटिव होता है और कैपेसिटिव के पक्ष में है। लेकिन वही अगर इंडक्टिव के पक्ष में होता है तो इंडक्टिव के लिए हमारा वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है, क्योंकि इंडक्टिव लोड के केस में हमारा सेंडिंग वोल्टेज हमेशा अधिक रहता है रिसीविंग वोल्टेज से। और बाकी हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है कि वोल्टेज रेगुलेशन का अच्छा होना अर्थात न्यूमेरिक मान का कम होना, यानी कि इसमें जो न्यूमेरिक मान आएगा वो जितना कम होगा उतना ही अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। यानी कि सेंडिंग वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज में जितना कम अंतर होगा उतना ही हमारा वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा।